हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे गति के नियम चैप्टर का, वैसे ही हम क्या करते हैं क्लास 11th की गति के नियम वाले चैप्टर्स का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या चीज़ बोल रहा है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम को परिभाषित कीजिए और दो उदाहरणों द्वारा उसको क्या करना है, हमें समझाना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, चलिए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पूछ रहा है कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या चीज़ है और उसको हमें एग्जाम्पल से समझानी है। ठीक है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब हर एक क्रिया के अनुरूप, हर एक क्रिया के दौरान क्या होते हैं, उतने ही परिमाण की लेकिन विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। उसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे क्रिया क्या चीज़ है, प्रतिक्रिया क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल अब दिख रहा होगा कि किसी धरातल पर स्थित पिंड का भार, ये आपके पास मान लेते क्या चीज़ है, धरातल है, कोई भी धरातल हो सकता है मेज हो, है ना। तो किसी भी धरातल पर स्थित कोई भी पिंड, ये मान ले पिंड है जिसका भार, यानी कि इसका भार क्या चीज़ है, क्रिया बल को बता रहे हैं। ठीक है, भार जो कि नीचे की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास मेज है, मान लो इसमें कोई पिंड जो है वो रखा गया है, तो इसका जो भार है वो नीचे की तरफ लगा है। तो नीचे की तरफ जो भार है इसकी mg है ना, इस mg क्या चीज़ है, नीचे तरफ इसका जो भार है वो mg से डिनोट करते हैं ना, mg से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बल बोलते हैं, जो कि नीचे की ओर लगते हैं। जबकि धरातल द्वारा प्रतिक्रिया बल r, जबकि इस धरातल द्वारा, ठीक है, देखो ये तो हो गया कि इसके द्वारा मेज के द्वारा, या कि धरातल मान सकते हैं इसको, मतलब ये जो नीचे तरफ जो बल लग रहे हैं, क्रिया बल, ये जो है वो पिंड के भार के कारण लग रहे हैं। ठीक है, अब प्रतिक्रिया बल जो होगी क्या होगी, इस धरातल के कारण इस पिंड पर लगने वाले जो बल होगी उसको हम प्रतिक्रिया बल बोलेंगे। तो वही बोल रहा है कि जबकि धरातल द्वारा प्रतिक्रिया बल r जो है वो पिंड पर ऊपर की ओर लगता है। क्लियर, पिंड पर क्या करेगा, ऊपर के लिए, और जो r है, r इज इक्वल टू mg ना। अब चूंकि यह जो निकाय है वो विराम अवस्था में, जो पूरा सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है, आपका विराम में है, इस कारण से जितना बल जो है वो पिंड जो है वो नीचे धरातल की ओर लगाएगा, उतना ही बल जो है वो धरातल जो है वो पिंड के ऊपर की ओर लगाएगा, पिंड के ऊपर की ओर लगाएगा। तो दोनों जो फोर्स हैं, दोनों जो बल हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। इस कारण से इसका जो कुल बल होता है, इस पर जो कुल बल होता है वो शून्य होता है। ठीक है, अतः क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत दिशा में होती हैं। क्लियर, क्रिया बल क्या होती है, क्रिया बल की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और प्रतिक्रिया बल की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, लेकिन दोनों का जो परिमाण है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसी है, इक्वल रहते हैं। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है कि जब बंदूक चलाई जाती है, ठीक है, जब बंदूक क्या करते हैं, चलाई जाती है, तो गोली जो है वो जिस बल से आगे बढ़ती है, ठीक है ना, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली जो होती है वो जिस बल से आगे बढ़ते हैं, है ना, वो क्या हो गया, उसकी क्रिया बल होगी। तो बंदूक पर उतना ही बल पीछे की ओर लगता है। तभी तो जो भी बंदूक चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, जब बंदूक की गोली चलती है, आगे बढ़ती है, तो उसको पीछे की ओर क्या होता है, धक्का महसूस होता है। किस कारण से, प्रतिक्रिया बल के कारण से। ठीक है, तो ये चीज़ें दो एग्जाम्पल्स हो गए किसका, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। तो आपको चीज़ें समझ में है कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम है एक्चुअल में क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। मतलब हर एक क्रिया के दौरान एक प्रतिक्रिया लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। बस इसका इतना ही है कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम पूछा गया था और इसका दो उदाहरण पूछा गया था, तो हमने न्यूटन की गति का तृतीय नियम बता दिया और दो उदाहरण जो है वो बता दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवेग संवेग प्रमेय को लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, आवेग संवेग प्रमेय को लिखना है और उसको प्रूफ भी करना है, और ग्राफी विधि से आवेग का मान कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब इसमें हमें तीन चीज़ें पूछा है, पहला तो आवेग संवेग प्रमेय को लिखना है, फिर उसके बाद उसको प्रूफ भी करना है, और तीसरी चीज़ की ग्राफी मेथड से हमें आवेग के मान जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, अब
सब अब इसमें जो है वो आवेग आया हुआ है, संवेग आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में यही चीज़ होता है कि जो वर्ड होता है, वर्ड को आपको समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आवेग क्या चीज़ है, संवेग क्या चीज़ है। संवेग को मैं अपने पिछले लेक्चर में जो है वो आपको बता दिया था कि संवेग जो होती है, हम सीधा अगर फॉर्मूला की बात करें तो संवेग को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी इज इक्वल्स टू क्या होती है, पी इज इक्वल्स टू हमारा होता है एम वी। ये होता है पी इज इक्वल्स टू एम वी, क्या चीज़, संवेग की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर आ रहा है आवेग, तो आवेग क्या चीज़ होता है। तो मैं जैसे ही इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा तो ना एक जगह आएगा आवेग की परिभाषा, तो मैं उस टाइम आपको बता दूंगा कि आवेग क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो आवेग संवेग प्रमेय क्या बोलते हैं। आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार, मतलब इस प्रमेय के अनुसार, किसी बल का जो आवेग होता है ना, किसी बल का आवेग उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं, उस किसी बल का जो आवेग होता है ना, उस बल के कारण जो संवेग में परिवर्तन होते हैं उसके बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमको इसको प्रूफ करनी है। तो देखो आवेग आ रहे हैं बार बार, तो चलो मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि आवेग होता क्या चीज़ है ना। आवेग जो होती है, सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं, आवेग इस पॉइंट पर आ जाते हैं, उसके बाद इसको फिर से हम देखेंगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये कि इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 एफ डी टी, यही जो होता है पास क्या होता है, आई होता है। आई क्या चीज़ है, आपका आवेग को डिनोट करता है, आवेग को बताता है। तो आवेग क्या चीज़ हुआ, आवेग हुआ फोर्स इंटू अल्प समयांतराल, मतलब बल गुना अल्प समयांतराल। ये जो डी टी है वो क्या बता रहा है आपका, डी टी जो है वो अल्प समयांतराल, मतलब बहुत ही कम समय में जो वस्तु पर फोर्स लगता है। तो फोर्स और जो अल्प समयांतराल है, दोनों की जो गुणनफल है वो जो है वो बल का आवेग कहलाता है। क्लियर, तो आवेग की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि आवेग है क्या चीज़। अब हम देखेंगे कि आवेग संवेग प्रमेय को कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से देखो, हम जानते हैं कि न्यूटन की गति की द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बोलते हैं, बल का नियम है, जो कि जो है वो क्या करते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित जो बल होती है वो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो हम जो है हम लिख सकते हैं F बराबर डी पी बाई डी टी, पी क्या चीज़ है, संवेग है ना, ये डी पी बाई डी टी क्या बता रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर को बता रहा है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो f है इधर इसको तिर्यक गुणा करें तो एफ डी टी हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी पी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और इस पे कहाँ से लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ लगाएंगे, है ना, लिमिट जो है वो हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर डी टी है, मतलब टाइम आ रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम जो लिमिट लगाएंगे वो T1 से T2 रहेगा, और यहाँ पर जो डी पी है, तो यहाँ पर P संवेग को बता रहे हैं, तो हम जो है वो P1 से P2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एफ डी टी ये जो पूरा होता है ये क्या कहलाता है आपका आवेग, आवेग को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो P समाकलन के अंदर डी पी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो समाकलन ऑफ डी एक्स की वैल्यू x होती है, तो देखो डी एक्स की जगह यहाँ पर क्या चीज़ है, डी पी है, तो जब डी एक्स की वैल्यू x होती है तो फिर डी पी की वैल्यू भी क्या होगी, p होगी ना। तो यहाँ पर ये हो गया p, और ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ठीक है, अब हम लिमिट लगाते हैं, आई इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ पर p है तो वहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, p2 लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है, p1, तो यहाँ पर p1 लिखेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पर रहता है उसी की जगह आपको लिखना पड़ता है P2 माइनस P1। ठीक है, तो हमें क्या मिला, I इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। I क्या है, आवेग है, इक्वल्स टू ये जो P2 माइनस P1 है। ठीक है, क्योंकि P बस क्या बताता है, P जो है वो वस्तु के संवेग को बताता है, लेकिन अगर P2 माइनस P1 है तो ये क्या बताता है, संवेग में परिवर्तन को बताते हैं, है ना, कि किसी पॉइंट पर संवेग P1 था, किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट पर संवेग P2 है, तो जो दोनों में संवेग में परिवर्तन हो रहे हैं उसका जो परिवर्तन होते हैं, संवेग में जो परिवर्तन हो उसको हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, P2 माइनस P1 से लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिला कि जो बल का जो आवेग है वो किसके बराबर मिल रहा है जी, संवेग में परिवर्तन के बराबर। और हमारा जो आवेग संवेग प्रमेय भी यही बोलते हैं कि किसी बल का जो आवेग होता है उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया, तो उसको हमें एक लाइन में लिखना पड़ता है कि अर्थात किसी बल का जो आवेग होता है ना, किसी बल का आवेग उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यही क्या चीज़ है, आपका आवेग संवेग प्रमेय है।
क्लियर हो गया। आवेग संवेग प्रमेय के प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है वो सिर्फ न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पता होना चाहिए। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम हमने लिखा और उसके बाद हमने इसको तिर्यक गुणा किया और तिर्यक गुणा करने के बाद हमने फिर क्या किया, इसको जो है वो क्या बोले इंटीग्रेशन किया, मतलब समाकलन किए। समाकलन करने पर क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है आई का फॉर्मूला यानी कि आवेग का फॉर्मूला होता है, बस हमने यहाँ से वैल्यू जो है वो पुट कर दिया, मतलब इसको कुछ नहीं किया, लिमिट्स बस लगाएं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो हमें मिल गया आई इज इक्वल टू P2 माइनस P1, यानी कि जो आवेग हैं वो संवेग में परिवर्तन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। अब हम जो है वो, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्राफी विधि से हम आवेग का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम आगे भी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी देखते हैं इधर। और देखो ग्राफी विधि से आवेग का मान आप ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो चित्र में एक आवेगी बल का समय के साथ परिवर्तन आरेख दर्शाया गया है। ये चित्र है आपके पास जिसमें क्या कीजिए, एक बल है, एक आवेगी बल है जो कि आवेग उत्पन्न करता है ना। और ये आपका टाइम के एक्सिस है, ये आपका टाइम समय का अक्ष है और ये जो है वो बल का अक्ष है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपके पास जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आवेगी बल में कैसे चेंजेस होता है वो आपको ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ध्यान से। हमें इस ग्राफ की सहायता से क्या करना चाहिए, आवेग को डिफाइन करना है, आवेग को लाना है, ठीक है। कैसे देखो, और इसमें जो है वो आवेग संवेग प्रमेय को भी यूज़ करेंगे। क्या बोल रहे हैं, बल समय वक्र, ये जो बल समय वक्र जो मिले हैं, ठीक ना, वक्र तथा समय अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्रफल को अनेक पट्टिकाओं के रूप में विभक्त किया जा सकता है, ठीक ना। ये बल तथा समय वक्र तथा इस समय वाली एक्सिस है, तो समय अक्ष के साथ, ये समय अक्ष के साथ घिरे जो क्षेत्रफल है, पूरे जो क्षेत्रफल है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पट्टिकाओं से क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक पट्टिका जो है शो किया गया है जिसकी जो dt समय अंतराल में है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको विभिन्न पट्टिकाओं के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, हम जो है वो विभक्त कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको पट्टिका ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे पट्टिका ले सकते हैं, वैसे इसको कई पूरा पट्टिका से क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्रफल को बता सकते हैं, ठीक है। तो माना अल्प समय अंतराल, ठीक ना, माना अल्प समय परिवर्तन dt के संगत बल जो है वो f का मान नियत है। हम मान कर चलते हैं, माना कि जैसे देखो हमने तो बोल दिया कि ये जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या कर सकते हैं, अनेक जो है वो पट्टिकाओं के रूप में विभक्त कर सकते हैं। तो हम मान कर चलते हैं कि एक पट्टिका हम ले लेते हैं जो कि अल्प समय परिवर्तन dt के संगत है ना। तो हम मान कर चलते हैं कि जो अल्प समय परिवर्तन dt के संगत जो बल का मान है वो नियत है। बल क्या चीज़ है, नियत है। तब जो पट्टिका का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की वैल्यू हम सिंपल से समझ सकते हैं, क्षेत्रफल की वैल्यू होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। तो इस कंडीशन में क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है वो क्या चीज़ है आपका, ये वाली एक्सिस आपको लंबाई को बता रहे हैं, तो मतलब एफ को बता रहे हैं, मतलब ये बल है। तो ये वाली जो एक्सिस है, हम एक क्षण के लिए अगर सोचें लंबाई गुनी चौड़ाई वाली फॉर्मूला को, तो ये क्या बताएगा, लंबाई को बताएगा, और ये जो है इसकी क्या बताएगी, चौड़ाई को बताएगा। तो ये जो लंबाई है वो किससे डिनोट होगा जी, एफ से, तो एफ हो गया। और ये जो चौड़ाई है वो dt समय अंतराल है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dt। तो पट्टिका का क्षेत्रफल क्या हो गया, एफ dt हो गया। ओके, ठीक है। अब जैसे देखो, अब ये तो हो गया क्या चीज़, सिर्फ हम dt समय अंतराल के लिए किए, ठीक ना, dt समय अंतराल के लिए तो इतना हो गया। अब वैसे ही अगर हम एक पट्टी हो गया, अब हम बहुत सारे पट्टिकाओं का योग करें इसमें, तो क्या होगा, पूरा जो है वो ये क्षेत्रफल जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा जब ये कवर हो जाएगा तो ये पूरा ये लूप जो दिख रहा है आपको, जो वक्र दिख रहा है, उसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही किया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बल समय आरेख तथा समय अक्ष के मध्य घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। जो बल समय आरेख है, ये जो बल समय आरेख तथा इस समय वाली एक्सिस के मध्य जो घिरा क्षेत्रफल, कुल टोटल जो क्षेत्रफल होगी वो क्या हो जाएगा, ये जो एफ डी टी निकला है उसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 तक। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं टाइम t1 से t2 तक, तो ये क्या बताया जाएगा, पूरा t1 से लेकर t2 तक का जो वक्र है आपके पास, ठीक ना, उसका क्षेत्रफल को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू सभी पट्टिकाओं के क्षेत्रफल, जितने भी पट्टिका हैं उस सभी पट्टिकाओं के क्षेत्रफल का योग होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक पट्टिका के जो क्षेत्रफल है वो एफ डी टी है, तो सभी पट्टिकाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 तक करेंगे। t1 से t2 तक क्योंकि समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जो हम जो वक्र लिए हैं वो t1 पर यहाँ से स्टार्ट होकर t2 पर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर t1 से स्टार्ट करते हैं t2 तक जाते हैं तो पूरा ये वक्र जो है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए।
तो यहाँ पर अब चूंकि हम जानते हैं कि जो ये वाले जो फॉर्मूला है, देखो किसके फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आवेग का फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आवेग जो होते हैं बस क्या होती हैं, फोर्स इनटू अल्प समय अंतराल होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आई से डिनोट करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो किसकी डेफिनेशन है, आवेग का डेफिनेशन है। तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि आवेग आई इज इक्वल टू ए होता है, एफ डी टी होता है। क्लियर। अतः क्योंकि इसके इक्वल टू क्या हो गया, आपका आई हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या चीज़ है जी, एफ डी टी। और ये जो एफ डी टी में क्या चीज़ है, जितने भी पट्टिकाओं का जो क्षेत्रफल है, सभी पट्टिकाओं का क्षेत्रफल का योग को बता रहे हैं वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब चूंकि आवेग संवेग प्रमेय से हम क्या जानते हैं, क्योंकि हमने आवेग संवेग प्रमेय से ये प्रूफ किया हुआ है कि I इज इक्वल टू होता है क्या चीज़ है, P2 माइनस P1, और I को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी टी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एफ डी टी है इंटीग्रेशन में, है ना। तो हम I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आवेग की डेफिनेशन से I इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, है ना, T1 से T2 एफ डी टी इज इक्वल्स टू आवेग संवेग प्रमेय से ये जो आई यानी इतने जो है वो किसकी इक्वल होते हैं, P2 माइनस P1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो आवेग होता है आई, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, आई लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। तो आवेग इज इक्वल टू ये क्या हो गया, आपका संवेग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रकार बल समय आरेख तथा समय अक्ष के मध्य गिरा क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब ये इस प्रकार क्या हो गया कि बल समय आरेख, ये बल समय आरेख है ना, तथा समय अक्ष के बीच जो घिरा गया क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल यही तो बता रहे हैं, आई जो है क्या बता रहे हैं, ये क्षेत्रफल को बता रहे हैं, है ना। ये आई जी क्वेश्चन क्या होता है, ये एफ डी टी होते हैं, और ये एफ डी टी क्यों बता रहे हैं, उसका पूरा क्षेत्रफल को बता रहे हैं। तो वो जो क्षेत्रफल होता है वस्तु के संवेग में कुल परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ समझना कि संवेग में परिवर्तन मिला कि नहीं मिला। ठीक, तो यही चीज़ें हैं कि हमने यहाँ से सबसे पहले तो आवेग निकाल लिया, ग्राफी विधि से आवेग निकाल लिया, फिर हम आवेग संवेग प्रमेय की सहायता से ये भी प्रूफ कर लिए कि जो क्षेत्रफल है, कुल टोटल जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है। तो आई होप यू फ्रेंड्स आपको जो है वो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके फिर से रिपीट कीजिए, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएगी। तब भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो निसंकोच क्या कर सकते, कमेंट कर देना कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं डेफिनेटली उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।